दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच अभी जंग ख़त्म भी नहीं हुई थी कि इजराइल और हमास के बीच की जंग जो है स्टार्ट हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 की जो तारीख है, ये इतिहास में जो है काले अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन हमास ने जो है इजराइल पर अटैक किया, जिसमें 3000 से अधिक टेररिस्ट जो है इजराइल और गाज़ा के बॉर्डर को जो है तोड़ते हुए इजराइल के अंदर घुसे, और इसमें 1140 इजरायली लोगों की मौत हुई। इसमें 600 से अधिक सिविलियन थे, और बाकी जो है या तो वो स्वास्थ्य सेवा में थे और या फिर वो इजरायली आईडीएफ फोर्सेस के मेंबर थे। अब इस जंग की शुरुआत हुई क्यों? इस जंग की शुरुआत होने के कई कारण हैं। इस जंग की शुरुआत होने के कई कारण जो है रिलीजियस भी हैं और कुछ जियोपॉलिटिकल भी हैं, क्योंकि इसमें कई देशों के हित भी इंक्लूडेड हैं, और हमें इस बात को ये समझना पड़ेगा कि इस जंग का जो है रिलीजियस कैरेक्टर भी है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जहाँ तक रही बात इस जंग की शुरुआत क्यों हुई अभी के टाइम में, तो ये माना जा रहा है, हमास का ये कहना है कि अल-अक़सा मस्जिद, जो कि इस्लाम धर्म में काफ़ी एक पवित्र स्थान रखता है, उसमें जो है उसको अपवित्र किया गया है, तो उसका बदला लेने के लिए जो है हमने ये अटैक किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, हमास ने इज़राइल के ऊपर इसलिए अटैक किया था क्योंकि कई अरब देशों और इज़राइल के बीच में एक अब्राहमिक अकॉर्ड नाम का समझौता जो है साइन हुआ था। इसमें कौन-कौन से अरब देश शामिल थे? दोस्तों, इसके अंदर यूएई, सूडान, बहरीन और मोरक्को शामिल थे। ये समझौता जो है इन देशों ने अपनी मर्ज़ी से ही नहीं साइन किया है। इसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल है और सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि इस्लाम की जो सबसे पवित्र स्थल हैं वो सऊदी अरेबिया में ही हैं, जैसे कि काबा। तो सऊदी अरेबिया डायरेक्टली इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकता है। उसको पहले की पूरी एक पटकथा लिखनी पड़ेगी, तभी वो जाके इज़राइल को जो है तभी वो जो है इज़राइल को जाकर तस्लीम कर सकता है। अब आप इस बात को देखिए कि इन छोटे-छोटे अरब देशों ने जब इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया है, तो उसके बाद किसका नंबर आ रहा था? बातें बाज़ार में जो है पाकिस्तान की भी चल रही थी। पाकिस्तान को भी काफ़ी प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि वो इज़राइल को जो है रिकॉग्नाइज़ करे। वो करना भी चाहते थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो है अपनी जनता को इतना ज़्यादा रेडिकलाइज़ कर दिया है कि अगर वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो पाकिस्तान में ही जो भूचाल आ जाता है। अब हम इस बात को ध्यान से समझें कि इज़राइल, जब भी हम इज़राइल की बात करते हैं तो इज़राइल का जो अस्तित्व है वो अभी नया-नया ही है, वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये एरिया जो है पुराना ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस एरिया के इतिहास की, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इज़राइल एज़ अ कंट्री जो है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसके इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले कैनानाइट्स आए थे। कैनानाइट्स के बाद यहाँ पर जो है किंगडम ऑफ इज़राइल एंड जूडा का अस्तित्व आया। कुछ टाइम तक इनका कंट्रोल रहा। उसके बाद यहाँ पर असीरियंस आए थे। असीरियंस ने यहाँ पर कुछ टाइम तक राज किया। उसके बाद यहाँ रोमन का साम्राज्य भी काफ़ी देर तक रहा, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप ये समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ ऑटोमन साम्राज्य था, और ये ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये जो पूरा एरिया था ये सीरिया का ही एक हिस्सा माना जाता था, जहाँ पे अलग-अलग आप एक आजकल के मॉडर्न के टाइम के हिसाब से आप समझ लीजिए कि आजकल अलग प्रदेश थे, और उसमें फ़िलिस्तीन का जो है कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक बड़े फ़िलिस्तीनी नेता का नाम लीजिए, तो आपका दिमाग में नाम जो है यासिर अराफ़ात का ही नाम आएगा। क्योंकि दोस्तों, फ़िलिस्तीन और इज़राइल दोनों ही ब्रिटिशर्स की क्रिएशन हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होने लगी थी कि आप ये समझें कि यूरोप में यहूदियों के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होते थे, और आप इस बात को समझें कि क्रिश्चियन और यहूदियों के बीच में भी कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी। जो आप आज के बीच का जो आप मॉडर्न टाइम में तालमेल देखते हैं, वो क्रिश्चियन और जूस के बीच में पहले नहीं था। क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो लोन देने का काम अक्सर होता था, जो इंटरेस्ट से रिलेटेड काम होते थे, वो आपको क्या कहते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में ही मना थे, और अधिकतर इन सब चीज़ों में जो काम क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं कर सकते थे, वो खासकर जो है आपका यूरोप का एरिया और मिडिल आज का प्रेजेंट डे के मिडिल ईस्ट में वो जूस करते थे, तो उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। तो तरह तरह की जो है उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको उनके साथ काफ़ी जो है ज़्यादती भी होती थी। तो
कई जो है लोगों को लगता था कि उनके पास जो यहूदी थे उनको ये लगता था कि हमारे पास अपनी एक जगह होनी चाहिए जहाँ जिसको हम अपना घर कह सकें। और उनका ये शक सही भी साबित हुआ, क्योंकि जर्मनी में जैसे ही जो है हिटलर का उदय होता है, उसमें उसने कई लोगों को जो है जूस की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। और फिर रशिया में भी जो है स्टालिन था। तो क्योंकि कम्युनिस्ट के अंडर आने के कारण जो है वो अपने रिलीजन को ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, तो उन्हें बार बार अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। और जूस का जो आप ये कहें कि अपने घर से जो वनवास था वो लगभग 2000 से भी ऊपर सालों तक चला है, उसके बाद वो अपने घर में लौटे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि वो इस जगह के जो है ओरिजिनल बाशिंदे नहीं हैं और फ़िलिस्तीनी हैं। तो बहरहाल ये आप ही डिसाइड करिए। और जहाँ तक रही बात इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट की, तो इसका जो रिलीजियस रंग है वो ये है कि अब जो ख़ासकर जो कि अरब देश हैं और जो जूस हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वो एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि कोई भी मिडिल पाथ तब तक नहीं निकल सकता है जब तक कि दोनों लोग एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार ना करें। आज इजराइल ज़्यादा ताकतवर है, तो अरब देश उससे जो है सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और अपनी फूड सिक्योरिटी को देखते हुए वो उससे समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि जिस दिन इजराइल कमज़ोर पड़ेगा या अमेरिका की ताकत कम होगी, इजराइल के लिए दिक्कत खड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ से मतलब इस बात को ये समझिए कि ज्योग्राफिकली इजराइल जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। वो हमास के इस हमले को बहुत ज़्यादा सीरियसली इसलिए लेता है क्योंकि आप इस बात को ये समझिए कि इजराइल एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। उसके ये 1140 जो मरे हैं बंदे, अगर आप उसको इंडियन टर्म्स में देखिए तो मतलब 40 से 50 हज़ार जने एक हमले में मरने के बराबर है। और आप किसी से छुपा नहीं है कि जब अमेरिका में उसामा बिन लादेन ने वो ट्विन टावर्स गिराए थे, तो उसके बाद अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में क्या आग लगाई थी। तो कोई भी एक शक्तिशाली कंट्री जो जिसका अपना खुद का एक ईगो हो, और हर कंट्री का ईगो होता है, और उसके ऊपर ऐसी चोट की जाए तो फिर वो जवाब ज़रूर देगा। और हमास के साथ दिक्कत ये है कि उसने वो अटैक तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इजराइल क्या करेगा उनके पास आगे के लिए कोई प्लान नहीं है। उन्होंने ये ज़रूर सोचा है कि अब्राहमिक अकॉर्ड होने से रुक जाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटे टाइम के लिए है। क्योंकि आप ये बात समझिए कि सऊदी अरब के पास भी तेल ख़त्म हो रहा है, और मिडिल ईस्ट कंट्रियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि जहाँ वो फसल उगा सके, और ना ही उनके पास इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आप ये भी जानिए कि यूरोप में जितने भी जूस थे वो काफ़ी वेल एजुकेटेड थे उस समय के हिसाब से भी। और वो जब यहाँ पे आए तो वो अपने साथ, वो मेहनती तो खैर काफ़ी थे ही, और वो जो सारा दिमाग जो अपने साथ लाए थे, उन्होंने इस जगह को, ये पूरा जो रेगिस्तान था जो आप आज की डेट में देखते हैं, उसको जो है धीरे धीरे करके उन्होंने उपजाऊ बनाया है। इसराइल अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी दुनिया में मशहूर है। उसके जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जो समुद्र के खारे पानी को जो योग्य पानी में बदलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और डिफेंस की टेक्नोलॉजी में आप जानते ही हैं कि इंडिया कितने सारे हथियार जो है इसराइल से ख़रीदता है। तो इसराइल और साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी इसराइल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आप इस बात को समझिए कि इज़राइल और जो अरब देश हैं उनके बीच जो भी समझौता होने जा रहा है वो कुछ समय के लिए रुका है। इस हमले से जो है तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं बदलेगी। लेकिन इज़राइल को भी ये सोचना चाहिए कि आज जो तस्वीर उसके सामने है वो हमेशा वैसे ही नहीं रहेगी। कल को अगर अरब देश जो है ताकतवर होंगे तो अपना बदला लेने के लिए जो है वापस आएँगे। और इज़राइल के को भी ये समझना चाहिए कि वो कुछ ऐसा मिडिल पाथ निकाले कि कम से कम आने वाले 50 से 60 सालों तक के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से जम जाए। और उसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ पक्का रास्ता है, क्योंकि अब जो हो गया है जिस तरीके से, अभी तक लगभग 19,000 फ़िलिस्तीनी मर चुके हैं, और लगभग जो इजरायली फ़ौज है उसके यहाँ भी जो है लगभग 1800 जने मर चुके हैं। मोटा मोटा, ठीक है, एक्यूरेट फिगर तो नहीं है ये, लेकिन लगभग इतने जने मर चुके हैं उनके। तो आप ये देखिए कि इजराइल जैसे छोटे देश में इतने सारे लोगों का मर जाना, मतलब हिंदुस्तानी हिसाब से आप देखें तो लगभग 30 से 40 हज़ार जनों की फ़ौज के मर जाने के बराबर है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्योंकि ये जो गाज़ा है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ एक ही छोटे से जगह में काफ़ी सारे लोग एक के ऊपर एक, मतलब बिल्डिंग अपार्टमेंट टाइप स्टाइल बनाकर रहते हैं। तो दुनिया का ऐसा कोई भी स्मार्ट बॉम्ब नहीं है कि जिसको आप फोड़ेंगे और वो ज़रा सी जगह में ही फटेगा।
कुछ आप उसको थोड़ा बहुत स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और स्मार्ट फ्यूज़ के ज़रिए बना सकते हैं जो जीपीएस गाइडेड हो। लेकिन आप ये समझिए कि वो आप मान लीजिए कि कोई बहुत छोटा सा इलाका है, उसमें बम फटेगा तो कोई कहीं ना कहीं लोग मरेंगे ज़रूर। तो माना है कि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत सही है, लेकिन कई निर्दोष भी लोग मरे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और इसे शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जिस जंग में बच्चे सबसे ज़्यादा मरे हैं उसे कहा जा रहा है। तो अब इस जंग का फ्यूचर क्या है? इस जंग का फ्यूचर ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके ऊपर बात हो। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि अब टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर बात तो होनी चाहिए, लेकिन क्या इजरायली पॉपुलेशन इसके लिए मानेगी कि नहीं मानेगी? क्योंकि दोनों फ़िलिस्तीनी पॉपुलेशन और इजरायली पॉपुलेशन दोनों के बीच में जो इस समय गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, और दोनों एक दूसरे से नफरत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप क्या कहते हैं, इस बात को देखिए कि धीरे धीरे करके एक समय था जब 60% लोग टू स्टेट सॉल्यूशन चाहते थे, लेकिन आज के टाइम में मात्र 40% जो है जने खाली टू स्टेट सॉल्यूशन चाह रहे हैं। अभी अगर नया सर्वे कराया जाएगा तो बहुत कम इजरायली चाहेंगे कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो। और हमास का जो ऑफिशियल चार्टर है वो उसमें इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है। वो कहता है कि हमें पूरा का पूरा जो है ये एरिया चाहिए, जो कि ऑटोमन साम्राज्य के टाइम में सीरिया के नाम से जाना जाता था। और ऑटोमन साम्राज्य भी के टाइम में भी जो है ये जो पूरा एरिया था, जिसमें इसको फ़लस्तीन नहीं बोला जाता था, ये पूरा सीरिया के अंतर्गत ही आता था। तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि अभी एक देश जिस पर लोग कह रहे हैं कि कब्जा हुआ है, अभी उसका निर्माण ही नहीं हुआ है। और खाली एक देश का निर्माण होना ज़रूरी नहीं है, उसका सक्सेसफुल होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप बगल में देख सकते हैं कि पाकिस्तान बना था, लेकिन उसका क्या हाल है? वो तो फिर भी एक बड़ा देश है, तो उसको आर्मी ने उसकी किसी तरीके से संभाला है, और अमेरिका भी उसको एड देता है। लेकिन फ़िलिस्तीन का जो है भविष्य कुछ बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर वो एज ए देश के रूप में बन भी जाता है तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। क्योंकि हम बगल में लेबनान का एग्जांपल देख सकते हैं कि एक ज़माने में जो है जिसे मिडिल ईस्ट का पेरिस बोला जाता था उस एरिया को, वो उसकी क्या हालत है। क्योंकि जैसे जैसे जो है ये फ़िलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ा है, तो सारी सारी पॉपुलेशन कई जो है माइग्रेट होकर जो है वो लेबनान में गई है। तो उससे वहाँ की डेमोग्राफी जो है बिगड़ गई है, क्योंकि पहले वहाँ की क्रिश्चियन पॉपुलेशन जहाँ तक शायद ज़्यादा थी, लेकिन फ़िलिस्तीन से माइग्रेशन के कारण जो है वहाँ पे उसका डेमोग्राफी बदल गई है, और अब वो जो है इस मुसलमानों की तुलना में कम है। तो उसके वजह से भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और बाकी जियो पॉलिटिक्स ये है कि इस एरिया में ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, ये सब इन्वॉल्व हैं। तो अब जब हम बात करते हैं कि इतने छोटे से एरिया में इंपॉर्टेंस क्यों है, तो क्योंकि देखिए ये सुएज़ कैनाल के पास भी आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब रशिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई थी उसको जो है डाइवर्ट करने का, मतलब वहाँ से जितनी भी एम्यूनिशन की सप्लाईज है, गोला बारूद की सप्लाई है, वो इजराइल के ऊपर जो है डाइवर्ट हो गई हैं। और अमेरिका की जो है ये जो आपकी वेपन मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी नहीं है, क्योंकि आप ये भी समझिए कि इसको भी 2 साल हो गया है यूक्रेन और रशिया की वॉर को चलते हुए। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद जो है खपा है। अब जो बाकी बचा गोला बारूद है वो इजराइल जा रहा है। अब इजराइल को कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये पता नहीं। तो इजराइल में जो है, जो अमेरिका में इजराइल का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, तो लेकिन यूक्रेन का उतना प्रभाव नहीं है। जो डेमोक्रेट्स हैं और क्या कहते हैं रिपब्लिकन्स हैं, उनके बीच में इस समय रस्साकशी चल रही है। एक जना कहता है कि हम जो है इजराइल को जो है फुल, दोनों ही वैसे इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एक जना यूक्रेन को अब ज़्यादा मदद नहीं देना चाहता, क्योंकि इस लड़ाई को अब 2 साल हो गया और उनका यूक्रेन का भी काउंटर ऑफेंसिव भी फेल हो गया था। तो अब इस बात को हम कैसे समझे कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है जब तक दोनों जने अपना एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे, और आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल दुनिया में कभी भी प्योर जस्टिस नहीं होता। अगर आप प्योर जस्टिस ही चाह रहे हैं तो आप बैठे रहिए। और जहाँ तक रही बात, दोनों ही साइडों को एडजस्टमेंट ज़रूर करना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर जो है लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।